हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो है सेशन है वो है हमारा मॉक टेस्ट का और हमारा मॉक टेस्ट नंबर है 5। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो मॉक टेस्ट है आज वो कितने सीरीज का है, 5वां सीरीज का है। इससे पहले हम लोगों ने 4 सीरीज अटेम्प्ट कर लिया था और अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस सेशन का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस मॉक टेस्ट में जो है कुल 50 क्वेश्चनों को दिया गया है और लास्ट में आपको बताना है कि कुल 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों का आंसर जो है वो सही सही दे पाते हैं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चनों का आंसर जो है वो सही सही दे पाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लेवल का है और आपको बताना है कि निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया था, तो 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के तहत। किसके तहत, तो 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो यहाँ पे आप देखिए और आप बताइए कि इसका जो सही आंसर क्या होगा। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों बताइए 2 का आंसर जो है क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जो है वो नहीं होता है। तो कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कृत्रिम प्रकाश मीन्स लाइट्स, अगर हम टॉर्च को जलाते हैं तो उसमें से कौन सा प्रकाश निकलता है, कृत्रिम प्रकाश निकलता है। तो उससे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शनों के बारे में चर्चा कर लें तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है, ये भी सही है। और ये है कि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति कब होता है, दिन में। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण जो है केवल दिन में होता है। तो हमारा सी ऑप्शन भी जो है सही है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, डी ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 3। और देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है, तो धर्म की स्वतंत्रता से। किससे, धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम समानता के अधिकार के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है हमारा आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। कितने से कितने के, तो 14 से 18 के बीच में। जबकि यहाँ पे देख लीजिए संपत्ति का अधिकार है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार था, जिसे जो है 1978 में जो है हटा दिया गया है। तो अब हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। अभी हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, 6। 1978 से पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, जिसे कि संपत्ति के अधिकार जो है 1978 में हटा दिया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या होगा, सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्वेश्चन क्या दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया जो है वो वर्णित है अनुच्छेद 61 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 61 में। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ से होता है। तो बताना है दोस्तों आपको कि कौन सा रोग जो है प्रोटोजुआ से होता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा रोग प्रोटोजुआ से होता है, तो मलेरिया। कौन सा, मलेरिया। मलेरिया नामक रोग जो है वो प्रोटोजुआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजुआ से। कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि प्राण एवं दाह
स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है कहाँ पे उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 21 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? क्वेश्चन क्या है? निषेचन की क्रिया। तो दोस्तों निषेचन की क्रिया जो है वो किस अंग में संपन्न होती है? तो अंडवाहिनी में। कहाँ पे? अंडवाहिनी में। तो सातवां का जो आंसर है वो हो जाएगा क्या? बी। निषेचन की क्रिया जो किस अंग में संपन्न होती है? अंडवाहिनी में। बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का। निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में संपन्न होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अगर आपने हमारा प्रीवियस क्लास अटेंड किया होगा तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि विकासवाद का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। विकासवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। तो दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है बिहार पुलिस के जितने भी एग्जाम हैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यह कथन जो है किससे संबंधित है? तो बताइए यह कथन जो है किससे संबंधित है? दोस्तों मूल कर्तव्य से। किससे? मूल कर्तव्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर है 10 और क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो अब आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर जो है किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में। 1972 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है वो 1972 में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस की संयोजकता होती है। तो दोस्तों इनर्ट गैस। कौन सी? इनर्ट गैस की संयोजकता जो है कितनी होती है? तो जल्दी से बताइए इनर्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है? बिल्कुल सही। कितनी होती है? शून्य। कितना होगा? शून्य। तो अक्रिय गैस की संयोजकता होती है शून्य। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष में से निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समिति का नाम दिया गया है और उनसे संबंधित जो है क्या है? अध्यक्ष का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें में से कौन सा जो है गलत है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है। जबकि राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तथार्थ समिति के अध्यक्ष मैडम भीकाजी नहीं थे। तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये ऑप्शन जो बिल्कुल गलत है। तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि यहाँ पे क्या दिया गया है? मैडम भीकाजी कामा, जो कि बिल्कुल जो है क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां का नाम दिया गया है और यहाँ पे उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। आपको बताना था कि कौन सा गलत था। तो दोस्तों कौन सा गलत था? डी नंबर। तो डी नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 13 और ये किससे? साइंस से रिलेटेड है। और दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन का क्रिस्टलीय संरचना है। अब आपको बताना कि कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना जो है वो कैसी है। तो दोस्तों कैसी है? तो षष्ठभुज। कौन सी? षष्ठभुजीय है। कौन सी? षष्ठभुजीय। षष्ठभुजीय मतलब 6 भुजाओं की। कौन सी? 6 भुजाओं की। तो कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना है 6 भुजाओं की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना है षष्ठभुजीय यानी 6 भुजाओं वाली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? दोस्तों किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो 1980 में। कब किया था? 1980 में। तो भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में अधिनियमित किया था, यानी 1980 में जो है पारित किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए।
तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप थोड़ा भी जो है स्किप मत कीजिएगा, इसे आप थोड़ा भी जो है स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो छूट सकता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कि ध्वनि की तारतम्यता निर्भर करती है। दोस्तों बताइए कि ध्वनि का तारतम्य जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ध्वनि की तारतम्य जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा किस समुदाय के लोकसभा में आरक्षण भविष्य के लिए नहीं बढ़ाया गया। क्वेश्चन क्या है कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा किस समुदाय के लोकसभा में आरक्षण भविष्य के लिए नहीं बढ़ाया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 104वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 2019 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 2019 को जो है क्या हुआ था। तो 104वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 2019 को। और आपको बताना है कि इस संशोधन द्वारा किस समुदाय के लोकसभा में आरक्षण भविष्य के लिए नहीं बढ़ाया गया है। तो किसका आरक्षण नहीं बढ़ाया गया है भविष्य के लिए? तो एंग्लो इंडियन के लिए। किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका सही आंसर होगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित दो प्रसिद्ध खाने कौन सी? कलागुरली और कलागाडी कुलगाडी। कौन सा? कलागुरली एवं कुलगाडी खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो दो प्रसिद्ध खान है कौन सी? कलागुरली और कुलगाडी, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 18 और क्वेश्चन है कि पुस्तक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। कौन सा? पुस्तक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक निम्न में से कौन है। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं प्रणब मुखर्जी, जो कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। जो कि हमारे भारत के कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति थे। तो पुस्तक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक निम्न में से कौन है। तो प्रणब मुखर्जी। और दोस्तों प्रणब मुखर्जी की मृत्यु जो है वो हाल ही पिछले वर्ष हुई है 31 अगस्त 2020 को। कब हुई थी? 31 अगस्त 2020 को। तो द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? तो प्रणब मुखर्जी। और इनकी मृत्यु हुई थी 31 अगस्त 2020 को। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रणब मुखर्जी की मृत्यु कब हुई थी? 31 अगस्त 2020 को। और ये कौन थे? तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2020 में सराहनीय खेल प्रदर्शन के लिए गोल्डन बूट पुरस्कार, कौन सा? गोल्डन बूट पुरस्कार दिसंबर 2020 में प्रदान किया गया। अब आपको बताना है किस पुर्तगाली फुटबॉलर को जो है गोल्डन बूट पुरस्कार दिसंबर 2020 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किसको? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और ये जो है किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो फुटबॉल के। और किस देश के हैं? तो पुर्तगाली। कहाँ के हैं? पुर्तगाली के। तो पुर्तगाली फुटबॉलर कौन से? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है 2020 में गोल्डन बूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 21 नंबर और क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति को जनता दल यूनाइटेड का नीतीश कुमार द्वारा अध्यक्ष पद त्यागने के बाद दिसंबर 2020 में अध्यक्ष बनाया गया। अब आपको बताना है कि निम्न में से किस व्यक्ति को जनता दल यूनाइटेड, जो कि बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो जिससे अभी जो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार द्वारा अध्यक्ष पद त्यागने के बाद दिसंबर 2020 में किसे अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष जो है वो कौन है। तो जनता दल अध्यक्ष के निम्न में से कौन है दोस्तों। तो रामचंद्र प्रसाद सिंह। कौन से? तो रामचंद्र प्रसाद सिंह। डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। तो बिहार में अभी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। इससे पहले कौन थे? तो नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देने के बाद जो है जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष बनाया गया रामचंद्र प्रसाद को। रामचंद्र प्रसाद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 22 और दोस्तों क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। अब आपको बताना है कि 1 जनवरी 2019 को कौन रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया।
तो दोस्तों अभी जो है रेलवे के सीईओ कौन है? तो दोस्तों अभी जो रेलवे के सीईओ है वो है सुनीत शर्मा। कौन से? सुनीत शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 1 जनवरी 2021 को जो इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, जो कि रेलवे के अध्यक्ष और मुख्य सीईओ है। कौन है? सुनीत शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। क्वेश्चन है कि अभी हाल में ही किलाउ ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? देखिए दोस्तों यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन जाता है इजीली। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में किलाउ ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो बताइए किलाउ ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। और दोस्तों आपको ये भी पता चल गया कि किलाउ ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसे जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसे जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है? तो किसे जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है? तो लक्षद्वीप को। किसे? लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप को जो है जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डीडी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? तो किस सरकार ने लागू की है? तो गुजरात सरकार ने। किसने? गुजरात सरकार ने। और दोस्तों अभी गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। किसान सूर्योदय योजना जो है कौन लागू किया? गुजरात राज्य ने। और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो किसके आधार पर किया गया था? तो दोस्तों किसके आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 27। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि जमुनापारी नस्ल किस पशु की है? कौन सा? जमुनापारी नस्ल। तो जमुनापारी नस्ल जो है वो किस पशु की है? तो ये है बकरी की। किसकी? बकरी की। तो बकरी की एक नस्ल कौन सी है? जमुनापारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन है कि रेगुर मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो रेगुर मृदा जो है दोस्तों वो किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये होती है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। रेगुर मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। क्वेश्चन है कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में जो है खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7 खिलाड़ी होती है। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। वाटर पोलो में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है अभी हाल में ही नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की एक खाद्य सहायक शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि WFP को जो है हाल ही में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना कि WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय जो कहाँ पे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर है? तो रोम में। कहाँ पे? रोम में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। WFP का मुख्यालय कहाँ पे? रोम में। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ था कब? दिसंबर 2020 में। तो उसमें पूछा गया था कि WFP का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? रोम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां नंबर। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत है? कौन सा? गारो खासी पर्वत। तो बताइए भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत है? तो मेघालय में। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। तो भारत के मेघालय राज्य में जो है गारो खासी पर्वत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन है कि भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? कितना? 1493 फीट।
तो दोस्तों भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात। तो भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका ऊंचाई जो है 1493 फीट है, तो वो कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और दोस्तों यह जलप्रपात प्रपात जो है कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है वो कौन सी है? कुंचिका जलप्रपात। और ये भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि पुहर या काबरी पट्टनम निम्न में से किस शासक राजवंश का बंदरगाह था? तो दोस्तों पुहर और काबरी पट्टनम जो है क्या है? एक बंदरगाह है। तो यह बंदरगाह जो है किस शासक के राजवंश का था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? चोल। कौन सा? चोल राजवंश के शासनकाल में जो पुहर और काबरीपट्टनम क्या था? एक बंदरगाह था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 34। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस सेशन को। नेक्स्ट क्या है? नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों नुब्रा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो नुब्रा नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु नदी की। तो दोस्तों नुब्रा नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और ये दोस्तों देखिए नदी से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक साल नदी से जो है 4 से 5 क्वेश्चन इजीली पूछ ले जाते हैं। कितने? 4 से 5 क्वेश्चन। तो डेली क्लास जो है आपको 4-5 क्वेश्चनों में एक भी क्वेश्चन जो है छूटने का मौका नहीं देगा, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएगा नदी, जलप्रपात और जितने भी बांध है उनसे संबंधित क्वेश्चनों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नुब्रा नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है यानी गलत है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि चिनुक जो है वो क्या है? एक राजकीय पर्वत है। उसके बाद फॉन क्या है? अल्पास पर्वत है। और उसके बाद सिराको जो है वो एंडीज नहीं है। ये क्या होगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी जो है हमारा गलत है। जबकि लू जो है कहाँ पे चलती है? तो उत्तरी भारत में। लू जो कहाँ से संबंधित है? उत्तरी भारत से। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है हमारा सी, सिराको, ये जो है हमारा ऑप्शन गलत है। सी क्या है? हमारा गलत ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और अगर आपने हमारा क्लास अटेंड किया होगा तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो जुते हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। और कालीबंगा जो है अभी किस क्षेत्र में पड़ता है? तो दोस्तों कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। कौन सा? कालीबंगा। तो कालीबंगा भारत के कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान के कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, जो कि कब का था? तो सिंधु सभ्यता के काल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 37। और क्वेश्चन है कि पुछताछ घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? पुछताछ क्या है? एक घास का मैदान है जो कि कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जो है किस देश में पाया जाता है? तो हंगरी में। कहाँ पे? हंगरी में। पुछताछ घास का मैदान जो है हंगरी में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। क्वेश्चन है कि जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष पर रहा है? क्वेश्चन क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा राज्य जो है वो प्रथम है, यानी सबसे शीर्ष पर है। तो कौन सा है? कर्नाटका। कौन सा? कर्नाटका। तो भारत का शीर्ष पर रहने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटका। किसमें? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20। और किस में रहा है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। क्वेश्चन है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है वो कितनी है? तो 40। कितनी है? 40 है। तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो दोस्तों अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करना है कि इसका आंसर जो क्या होगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन। कौन सा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ग्लाइसिन जो है क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जबकि सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लाइकोजन जो है ये तीनों जो है क्या है? कार्बोहाइड्रेट देता है। क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। लेकिन ग्लाइसिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था?
तो दोस्तों अब आपको बताना कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वो कहाँ से आरंभ किया था। तो कहाँ से आरंभ किया था धर्मचक्र प्रदर्शन प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था दोस्तों? तो ये जो है आरंभ किए थे कहाँ से? तो सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से। तो धर्मचक्र प्रवर्तन जो है कहाँ से आरंभ हुआ था? सारनाथ से। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। धर्मचक्र प्रवर्तन जो है सारनाथ से आरंभ किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? अब आप बताइए कि किस आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दो भागों में बट गया, एक नरम दल बन गया और दूसरा गरम दल बन गया। तो किस आंदोलन के कारण ये दोनों अलग हुआ था? तो दोस्तों किस आंदोलन के कारण? तो स्वदेशी आंदोलन के कारण। किसके कारण? स्वदेशी आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दो भागों में विभाजित हो गया। तो एक भाग बना नरम दल और दूसरा बना गरम दल। तो ये किस आंदोलन के कारण? स्वदेशी आंदोलन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। और दोस्तों ये सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपके एग्जाम के लेवल के हैं, तो आप इसे प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो किसे चुना गया है? तो ज्ञानेंद्रो निगोबम को। किसको? ज्ञानेंद्रो निगोबम को जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये क्वेश्चन आपके लिए करेंट अफेयर से भी बनता है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ज्ञानेंद्रो निगोबम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है? तो केरल में। कहाँ पे? केरल में। तो भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन जो है वो सबसे पहले होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि आईपीएल 2020 में किसे पर्पल कप दिया गया? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2020 के विजेता कौन है? तो मुंबई इंडियंस। कौन है? मुंबई इंडियंस। तो आपको बताना है कि आईपीएल 2020 में किसे पर्पल कप दिया गया है। तो दोस्तों किसे पर्पल पर्पल कप दिया गया? तो किसको? सर्वाधिक विकेट लेने वाले को। किसको? सर्वाधिक विकेट लेने वाले को जो आईपीएल 2020 में पर्पल कप दिया गया है। और आप बताइए कि आईपीएल 2020 में पर्पल कप जो है किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो दोस्तों किसे दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह और रबाडा को। जसप्रीत बुमराह और रबाडा को जो है आईपीएल 2020 के लिए पर्पल कप दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे। तो आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे कौन? जसप्रीत बुमराह और रबाडा। तो जिन्हें आईपीएल 2020 में जो है पर्पल कप दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर। और देखिए ये क्वेश्चन बस बहुत ही इजी है और इसका आंसर आप यूं ही दे सकते हैं कि कंचनजंगा पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है। अगर आपने हमारा प्रीवियस क्लास अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि कंचनजंगा पर्वत जो है वो भारत के किस राज्य में है। तो भारत के किस राज्य में कंचनजंगा पर्वत? तो सिक्किम राज्य में। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में। तो दोस्तों कंचनजंगा पर्वत जो है वो भारत के सिक्किम राज्य में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के लिए दो स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए संगठन के लिए दो स्तर होने का सुझाव जो है वो निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने। किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के लिए दो स्तर होने का सुझाव दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 48। और देखिए क्वेश्चन क्या है कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिससे गरीब व्यक्ति भी अपना माने। यह कथन जो है निम्नलिखित में से किसका है? तो दोस्तों अब आपको बताना है कि यह कथन जो है किसका है। कथन है कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ उसे गुलामी से अधीनता से मुक्त करे और मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिससे गरीब व्यक्ति भी अपना माने। तो दोस्तों यह कथन जो किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। और जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर यानी सेकेंड लास्ट। क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन ये भी है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो जल्दी से बताइए कौन थे स्वराज पार्टी के संस्थापक? तो सी आर दास। कौन थे? सी आर दास। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे सी आर दास। और दोस्तों सी आर दास का नाम क्या है पूरा वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सी आर दास का पूरा नाम क्या है जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? अब आप बताइए एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो CH3COOH, कौन सा CH3COOH जो है वो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इससे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों डेली क्लास जो है आपके लिए ऐसे ही बिहार पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता है, तो आप जो है डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे कब, तो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।